पाने वाली ये कॉपी है, एक अंक कहीं मिस हुआ है। 70 में 70 आप भी पा सकते हैं अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको रोल नंबर अंकों में शब्दों में लिखना होगा और यहाँ पे प्रश्न पत्र का अंकेतांक लिखना होता है, यहाँ दिन दिनांक वगैरह वगैरह वगैरह। इसको आप भर ही ले रहे हैं क्योंकि आप पेपर दे चुके हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 1। जी हाँ, प्रश्नोत्तर संख्या 1 हम डालेंगे बिल्कुल जैसे हमने डाला है डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे। आप चाहे तो उत्तर का यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है यानी कि हमारे विद्यार्थी ने लिखा है, आप वैसे लिख सकते हैं। जैसे आपको 2 गद्यांश आते हैं तो दोनों में से एक का हिंदी अनुवाद करना होता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुल मिला के आप जिस गद्यांश का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं उसका सबसे पहले हल्का सा यहाँ संकेतांक दे देंगे जैसे हमने दिया है, या आप हल्का सा उसको संकेतांक देंगे और संकेतांक देने के बाद संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे हल्का सा, फिर लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, और पाठ्यपुस्तक का जो नाम होगा संस्कृत गद्य भारती, इसको अंडरलाइन करना है और ब्लैक से लिखना है। ये बाकी ब्लू ब्लैक, देखो यहाँ फोटो खींचने से सब ब्लैक हो गया है लेकिन इसमें ब्लू और ब्लैक 2 ही प्रकार की इंक का कलर का प्रयोग है, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, तो 2 अंक का आपका संदर्भ होता है, पूरे मिल जाएंगे अगर आप ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखना है आपको, जैसे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती, ठीक है, संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदासा। अब यहाँ पर कवि कुलगुरु कालिदासा इसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे और ब्लैक से लिख देंगे, पाठ से अवतरित है। ठीक है, 2 अंक यहाँ मिलेंगे। इतना लिखने के बाद हिंदी अनुवाद लिखेंगे, नपातुला हिंदी अनुवाद होगा, बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन नहीं करना है। यहाँ कालिदास काव्य प्रधानम रसा श्रृंगारो अस्ति, अंगी रसा श्रृंगारो अस्ति, तो यहाँ लिखा गया आराम से उतना ही नपे तुले शब्दों में। संस्कृत में कॉपी भरने की आवश्यकता नहीं होती है मेरे बच्चों, संस्कृत में ओनली आपको नंबर सही लिखने के मिलते हैं, कॉपी भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपको जितनी जितनी जरूरत होती है यानी कि जितने शब्दों में उसका अनुवाद करना है करिए, कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब रही बात कि आप पद्यांश की कैसे व्याख्या करेंगे, तो दूसरा आएगा, ये यहाँ पर कहा गया है कि आपको सारांश लिखना है। ठीक है, तो आप सारांश लिखिएगा शंकराचार्य का जीवंतांश। ठीक है, हाँ, किसी एक चैप्टर का सारांश आपको लिखना है। ठीक है, आवाज आ रही, कोई दिक्कत नहीं। सारांश आप लिखेंगे तो सारांश जैसे हेडिंग्स वाला है अगर तो हेडिंग्स में डाल के लिखिए, जैसे शंकराचार्य का जीवन, ईश्वर के अवतार, और बढ़िया सा ब्लैक स्केच, मतलब ब्लैक स्केच की तरह मोटा पेन जो ब्लैक होगा उससे अच्छी से हेडिंग डालना तो काफी सुंदर लगेगी। कुल मिला के अगर राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो भी आपके डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि राइटिंग के नंबर नहीं कटते हैं, बस चीजें पढ़ने में आनी चाहिए। अगर आप लिखते हैं और कोई पढ़ नहीं पाता है तो अंक जरूर कटते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप सारांश लिखें जो है आपको हेडिंग्स बना के लिखना, अगर हेडिंग्स है तो, अगर आपने ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको सारांश में। प्रश्नोत्तर संख्या 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा कि आपको एक श्लोक का हिंदी व्याख्या करनी होगी, इसमें अनुवाद नहीं होता, व्याख्या होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे ऐसे ही संकेतांक डाल देंगे, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम वाला श्लोक हमको लिखना है तो इसका संकेतांक डाल देंगे, संदर्भ लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे पाठ का नाम लिखेंगे संदर्भ में और पुस्तक का नाम लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे, फुल मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्रसंग अगर लिखना है आपको प्रसंग, तो प्रसंग आप कैसे लिखते हैं, प्रसंग हल्का सा डाल दीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक में विद्वानों एवं मूर्खों के समय व्यतीत करने का वर्णन किया गया है, बुद्धिमानों और मूर्खों में फर्क बताया गया है। ठीक है, ये लिख देंगे, इसके बाद आप व्याख्या कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं और अनुवाद भी लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर टोटली अनुवाद लिखते हैं तो भी आपको पूरा मिलेगा, और अगर आप केवल व्याख्या ही करते मतलब अनुवाद के साथ व्याख्या थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं तभी आपको अंक मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 पे आएंगे और आपको एक सूक्ति की व्याख्या करनी होगी, तो सिंपल सा जैसे हमने शीर्षक डाला है सूक्ति की व्याख्या वैसे ही डाल देना, और जो सूक्ति यहाँ पर आप व्याख्या करने वाले हैं उस सूक्ति का नाम डाल दीजिएगा। इसमें भी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना होता है, इसको भी आप लिखिए ताकि आपको फुल 3 मार्क्स मिल जाए, 3 अंक। ठीक है, इसमें व्याख्या करनी होती है। तो शतम वर्षाण जीवित लिखा है, 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन अब कौन जीवित रहता है तो ये आपको पूरी व्याख्या करनी होगी। ठीक है, इस श्लोक की पूरी व्याख्या ही करनी होती है। ठीक है, इस श्लोक की पूरी ही व्याख्या आपको करनी होती है, कम नहीं करनी होती है, समझ गए आप। फिर देखिएगा, यानी सूक्ति तो होती छोटी सी, लेकिन उस सूक्ति वो जहां से आती है जिस श्लोक से उसकी व्याख्या आप करेंगे तभी पूरी हो जाएगी आपकी और कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका एक श्लोक का संस्कृत में व्याख्या करने को आएगी, यानी कि संस्कृत टू संस्कृत अनुवाद आएगा। इसमें भी आपको घबराना नहीं है, आप लिखेंगे कि संदर्भ संस्कृतार्थ, इसमें संदर्भ और प्रसंग नहीं डाला जाता है, इसके 5 अंक मिलते हैं पूरे पूरे, तो ये तैयार जरूर कर लेना, मैं शाम तक तैयार करवा दूंगा आपको। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् कि प्रत्येकः मानवः एकांते स्थित, जो ये वर्ड आए हैं अस्मिन् श्लोके कवि कथयति, तो ये वाला हर श्लोक में आप डाल देना और यत्, इसके बाद आप उसका हिंदी संस्कृत अर्थ लिख देना। प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आएगा आपको कथा नाटक कौमुदी के महात्मा संस्मरणानि, संस्मरणानि में थोड़ी सी गलती यहाँ पे बिंदी नहीं रखी गई थी, इसको रखना चाहिए था। गांधी जी का चित्रण करना है तो परिचय लिखेंगे, आप अंडरलाइन करेंगे, पूरा परिचय लिख देंगे कौन थे, फिर यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कि भाई सत्यवादी महापुरुष, अहिंसा के पुजारी, आंदोलनकर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं है आंदोलनकर्ता, स्पष्ट होना चाहिए था गांधी जी के अंतिम क्षण, है ना, तो इस प्रकार लिखेंगे। आधान यहाँ कट चुका है, 2 वर्ड की मीनिंग गलत थी। प्रश्नोत्तर संख्या 7 यहाँ लिखिए, 7 में आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, तो आपने दे दिया है बहुत अच्छे तरीके से। प्रश्नोत्तर संख्या 8 में आपको ये प्रत्याहार वर्ण वाला 1 अंक का मतलब छोटे छोटे यहाँ पर प्रश्नोत्तर होंगे, वो आपको इस प्रकार से लिख देने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे कॉपी को आपको क्रमबद्ध लिखना है, क्रम से ही आप कॉपी को लिखिएगा, है ना, क्रम से नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जो चेक करने वाला होगा उसको प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ा सा क्रम से ही लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा, यहाँ भी छोटे छोटे प्रश्न आए हैं, तो इस प्रकार आप प्रश्नोत्तर डालते 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 सब छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। इस कॉपी को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, ये कॉपी आप डाउनलोड कर पाएंगे वहां से। फिर समास विग्रह वाला आया है प्रश्न, इसका उत्तर ऐसे और इसका उत्तर वैसी प्रकार लिख देंगे, 1 खंड के 2। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी आप देखो एक चीज, अभी सूक्त हम पढ़ा रहे थे आपको विभक्ति परिचय वाला मामला, तो उसमें क्या करना होता है कि रामेण यहाँ पे पूछता है रेखांकित अंश में कौन सी विभक्ति, तो आप लिखना ये वाला उत्तर संख्या डाल के लिखना रामेण, जैसे रामेण में पूछा है तो लिखना रामेण सायुक्त प्रधान सूत्र से सह साकम सार्धम समम आदि धातुओं के योग में तृतीया विभक्ति होती है, अतः यहाँ पर रामेण में तृतीया विभक्ति है। चक्षुषा में देखिए इनांग विकारा सूत्र से चक्षुषा में तृतीया विभक्ति है। ठीक है, तो भी बन जाएगा। फिर 14 नंबर प्रश्न आता है और 14 नंबर में कहता है एक गता में धातु प्रत्यय निकालो, निकल जाएगा।
फिर यहाँ पे एक अहम गच्छामि यानी कि 15 में जो होता है ये होता है आपका